कृषि और किसान, इन दोनों की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी प्राचीन समय से ही चली आ रही है। किसान और कृषि को आपने आज भी देखा होगा और प्राचीन समय भी यही थे। क्या दोस्तों आपके मन में ये कभी विचार आया है कि किसान और कृषि आज से 500 वर्ष या 600 वर्ष पूर्व कैसे होते थे? तो आइए दोस्तों जानते हैं मध्यकालीन भारत में कृषि और किसानों के बारे में। मध्यकालीन भारत में भूमि के स्वामित्व के संबंध में विद्वानों ने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। समकालीन यूरोपियन यात्री सम्राट को भूमि का स्वामी मानते हैं, लेकिन डॉक्टर इरफान हबीब का मत है कि भूमि का स्वामी न तो सम्राट था और न किसान। कुछ परिस्थितियों में उसका अधिकार मिला जुला था, परंतु व्यापारिक रूप से भूमि पर काश्त करने वाले जब तक भू लगान देते रहते थे तब तक वे भूमि के मालिक बने रहते थे। सामान्य रूप से किसान न तो भूमि को बेच सकता था और न ही उससे अलग हो सकता था। डॉक्टर नोमान अहमद सिद्दीकी का कहना है कि कृषकों को ज़मीन बेचने और बंधक रखने जैसे अधिकार नहीं थे। फिर भी कृषकों का एक वर्ग, जिसे मोरूसी कहा जाता था, इस प्रकार के अधिकारों का दावा करता था जिन्हें दखलदारी का अधिकार कहा जा सकता है। सामान्यतः उन्हें बेदखल नहीं किया जा सकता और उनके वंशजों का उनके खेतों पर उत्तराधिकारी होता था। साथ ही ऐसे किसान भी थे जो जमींदारों की अनुमति से खेत जोतते थे और उन्हें जमींदार इच्छानुसार कभी भी बेदखल कर सकते थे। वस्तुतः कृषकों का वर्गीकरण कई स्तरों एवं श्रेणियों में किया जाता था। किसान यदि अपनी भूमि को छोड़कर अन्यत्र चला जाता तो सरकारी कर्मचारियों को आदेश थे कि उन्हें समझा बुझाकर वापस ले आए। औरंगजेब के काल में बहुत से किसान ताल कोंकण से भागकर जमींदार के पास चले गए। उनको ज़बरदस्ती वापस लाकर 600 गाँवों में बसाया गया था। भारत प्रारंभ से ही कृषि प्रधान देश रहा है। खेती प्राचीन ढंग से की जाती थी। हल, कसी, खुरपी, पटेला, हंसिया, बैलों की जोड़ी अन्नोपार्जन के काम में लाए जाते थे। सिंचाई के लिए नहरें बहुत ही कम थी। खेती वर्षा पर निर्भर थी अतः भगवान इंद्रदेव की कृपा के सभी अभिलाषी थे। वर्षा के अभाव में प्रजा संतप्त हो जाती थी, अन्यथा जीवन बड़ा सरल, परिवर्तन शून्य तथा अवनतिशील था। किंतु ग्राम समुदाय अपने में पूर्ण थे। ग्रामवासियों की आवश्यकताएं गांव में ही पूर्ण हो जाती थी। प्रत्येक व्यक्ति अपना नियत कार्य करता था। किसान खेत जोतता, बोता तथा काटता। उस समय खेतों का क्षेत्रफल जितना होता था ये बताना बहुत ही मुश्किल है। मुख्य फसलों में गेहूँ, बाजरा, मक्का, चावल, मटर, तिलहन, गन्ना, रुई आदि थे। फलों में आम, अंगूर, अनार, केले, खरबूजा, अंजीर, नींबू, खिरनी, जामुन आदि थे। औषधिक जड़ी बूटियाँ, मसाले और सुगंधित काष्ठ काफ़ी मात्रा में पैदा किए जाते थे और भारत के बाहर उनका विक्रय होता था। अनाज भंडार संचित करने का सामान्य तरीका गड्ढों या खत्तियों में रखने का था, जिससे अनाज बहुत समय तक सुरक्षित रखा जा सकता था। दिल्ली के सुल्तानों ने भारतीय फलों की उपज में वृद्धि और उनकी किस्म सुधारने के अनेक प्रयास किए थे। राज्य तकाबी के रूप में किसानों को ऋण देता था और सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करने का प्रयत्न करता था। अनावृष्टि, अतिवृष्टि अथवा दुर्भिक्ष या अन्य किसी देवी प्रकोप से फसल नष्ट हो जाने पर राज्य की ओर से उस क्षेत्र का भूमि कर माफ कर देना किसानों की आवश्यक सहायता दी जाती थी। इसके साथ ही फसलों को हुई क्षति का विवरण भी रखा जाता था। जब अधिक वर्षा या बाढ़ के कारण भूमि बिना जोती रह जाती तब किसानों को भीषण कष्ट होता था। ऐसे कष्ट के समय भी राज्य किसानों की मदद करता था। सरकारी कर्मचारियों को आदेश था कि वे किसानों से कोई अतिरिक्त कर वसूल न करें तथा उनके साथ उदारता एवं सहृदयता का व्यवहार करें। यदि सैनिक अभियानों के समय किसानों की फसलों को किसी प्रकार की क्षति उठानी पड़ती तो राज्य उस क्षति की पूर्ति करता था। कुछ मामलों में अकबर ने अपने अभियान के समय खड़ी फसल को क्षति से बचाने के लिए सशस्त्र सैनिकों की नियुक्ति ही नहीं की, वरन सेना के कारण हुई क्षति का नकद भुगतान भी किया। किसानों की स्थिति के बारे में डॉक्टर कुरैशी का मत है कि मुगल काल में वे खुशहाल थे। इनकी आवश्यकताएं आसानी से पूरी हो जाती थी और राज्य की ओर से कृषि के लिए हर संभव प्रोत्साहन दिया जाता था। अधिक से अधिक भूमि को उपज के योग्य बनाने के लिए राज्य प्रयत्नशील रहता था। अनेक प्रकार की अच्छी फसलें उगाने का राज्य प्रयत्न करता रहता था। जैसे अकबर ने आलू की फसल तैयार करवाने का प्रयत्न किया था तथा जहांगीर ने अनेक प्रकार की अंगूर की उपज करवाई थी। तंबाकू और तरबूज भी पैदा किए जाने लगा और मोहम्मद रिदा, जिसने पहली बार तरबूज उगाए थे, सम्मानित किया था। डॉक्टर नोमान अहमद सिद्दीकी का भी मानना है कि मुगल काल में किसानों की स्थिति संतोषप्रद नहीं थी। किसानों को भूमि की पैदावार के अनुसार
1/3 से लेकर आधा तक भू राजस्व के रूप में देना पड़ता था। मूल भू राजस्व की मांग के अतिरिक्त उसे सुंगियों तथा अनुलाभों के रूप में कुछ और भी देना पड़ता था। ये वसूली भू राजस्व के निर्धारण एवं संग्रह पर हुई व्यय की पूर्ति के लिए विभिन्न मदों में की जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि तलबाना और शेनामी जैसी सुंगियां जमींदारों से ली जाती थी, जो आमतौर पर अपना भार किसानों पर डाल देते थे। इसके अतिरिक्त प्रशासकीय ढांचे का दुष्प्रभाव भी किसानों पर पड़ता था। छोटे ओहदे वाले मनसबदारों को महत्वपूर्ण पद दे दिए जाते और उन्हें भू राजस्व संग्रह हेतु थोड़ी सेना रखने की अनुमति थी, परंतु ये सेना विद्रोहियों को आतंकित करने के लिए अपर्याप्त थी। इसलिए कठिन परिस्थितियों में भी वे पदोन्नति की लालसा से जमा में वृद्धि दिखाने को उत्सुक रहते थे। फलस्वरूप वे रैयती जमींदारों के साधनों की जानकारी कर उन पर अधिक कर निर्धारित कर देते थे। जमींदार अपना सारा भार किसानों पर डाल देते और किसान इन अत्याचारों को सहन करते। जब उन पर अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच जाता, तब वे रैयती जमींदारों के क्षेत्रों को छोड़कर जोर तलब जमींदारों के इलाकों में चले जाते। यहाँ पर उन्हें रैयती जमींदारों के क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक सुविधा मिलती थी। इससे किसानों की दयनीय स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।